लास्ट लेक्चर है, तो इसमें भी हमने कोई नई चीज़ नहीं करनी जो अभी तक आप लोगों ने जो लर्निंग हो गई है, अभी तक जो भी आपने लैब में किया है समझे उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए आपका ये लैब टास्क होगा, ये लास्ट है। तो बाकी नेक्स्ट वीक आपके होपफुली मिड टर्म होंगे और इसके बाद आपने 3 वीक्स के लिए साइकोमोटर डोमेन के लिए आना है। तो उसमें फाइनल वैसे मैं आपको CRs को मैसेज कर दूंगा कि क्या क्राइटेरिया होगा, लेकिन बहरहाल आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने इंडिविजुअली परफॉर्म करके दिखाना है। जो अभी तक आप लोगों ने टास्क परफॉर्म किए हैं ये सारे आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए और हर इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास अपना लैपटॉप फुली फंक्शनल, मतलब उसमें मैटलैब इंस्टॉल होनी चाहिए और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आर्डिनो भी होना चाहिए। आर्डिनो और जो बेसिक जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है, बेसिक कंपोनेंट्स में मतलब आर्डिनो के साथ LEDs होनी चाहिए, जंपर वायर होनी चाहिए, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। मतलब अभी तक आपने जो टास्क परफॉर्म किए हैं इसमें जो जो से कंपोनेंट्स यूज़ हुए वो आपके पास होने चाहिए। तो इसमें इंडिविजुअल नहीं तो ये है कि वो आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि दो दो का ग्रुप बना के हर दो स्टूडेंट जो हैं वो कंप्लीट मतलब जो सारी चीज़ें कर लें, आर्डिनो वगैरह सारा जो टूल बॉक्स में चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि जो आपकी लैब की कैपेसिटी है उसमें एक टाइम में हाफ स्टूडेंट्स आ सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ आई थिंक 40 या 40+ अगर है तो लैब में एक टाइम में 20 इतने ही आ सकते हैं स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से, आधा सेक्शन ही आ सकता है। तो यूँ समझ लें अगर दो दो का ग्रुप आपने बनाया हुआ है तो हर ग्रुप का एक मेंबर जो है वो फर्स्ट हाफ में आ सकता है और अदर स्टूडेंट जो है वो सेकंड हाफ में आ सकता है। तो मतलब अगर दो दो ग्रुप में भी अगर चीज़ें कंप्लीट करनी है तो वो दो दो के ग्रुप में करें, चार चार के ग्रुप में ना करें। हर दो स्टूडेंट्स के पास कंप्लीट स्टफ होना चाहिए। और आप लोगों ने आना है तो अपनी लैब रिपोर्ट्स जो है वो कंप्लीट करके लानी है इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो जिसके पास लैब रिपोर्ट होगी और सारे कंपोनेंट्स होंगे, लैपटॉप और आर्डिनो सारी चीज़ें होंगी, वही लैब में अलाउ होगा। मतलब लैब में एंट्रेंस के लिए आपके पास लैब रिपोर्ट और जो टूल्स हैं वो सारे होने चाहिए। जिसके पास कोई चीज़ मिसिंग होगी वो फिर लैब में एंट्री अलाउ नहीं होगी। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने आई थिंक 12 टास्क कंप्लीट कर लिए। आज हमारा 13 और मोस्ट प्रोबेबली लास्ट है, या हो सकता है कि आप लोग जब साइकोमोटर के लिए आएंगे तो क्योंकि 3 वीक्स होंगे हमारे पास, तो उसमें हम एक एडिशनल टास्क या हो सकता है कोई रिवीजन के लिए कर लें प्रैक्टिकली, क्योंकि आपका सारा ऑनलाइन ही चला है पूरा सेमेस्टर। तो हो सकता है एक सेशन हम उसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देख लें ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन अगर रह गई है तो वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, ब्लैंक स्क्रीन। आज आपकी लैब नंबर 13 है और इसमें प्रीवियस 2 लैब जो हैं उसमें हमने क्या किया, मॉडलिंग, सिमुलेशन एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन ऑफ। पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम किया था, फिर सेकंड ऑर्डर सिस्टम किया था। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या होता है कि आपके जो स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं वो एक ही होता है, या रजिस्टर के साथ या कैपेसिटर होगा या फिर इंडक्टर होगा। अगर दोनों चीज़ें एक ही टाइम में लगी हुई हैं तो वो आपका सेकंड ऑर्डर सर्किट बन जाएगा। ठीक है, RC
या RL सर्किट्स जो हैं वो आपके फर्स्ट ऑर्डर कैटेगरी में आते हैं और RLC सर्किट्स जो हैं वो सेकंड ऑर्डर कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें आज उसी को यूज़ करते हुए आपने जो अभी तक प्रीवियस 2 लैब्स में जो काम किया है समझे हैं वही चीज़ है, वो बल्कि आपने ही करना होगा, मैं सिर्फ थोड़ी इंस्ट्रक्शंस आपको दे दूँगा। तो इसमें जस्ट आपने पता नहीं PID कंट्रोलर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा थ्योरी में, या आपको इसका आइडिया होगा। तो यूँ समझना कि आपने PID कंट्रोलर को ही अब इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है ये आप अच्छा PID कंट्रोलर का किसी को कोई आइडिया है तो बता दें, कोई रफ आइडिया थोड़ा सा कि बेसिकली ये होता क्या है। जी कोई स्टूडेंट वॉलंटियरली बता दें। अच्छा ये रोल नंबर 325 बैठे हैं। जी सर। हाँ PID कंट्रोलर का आइडिया है कि आपको? सर आपकी आवाज़ बड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ अब कोई बेहतर हुई? अब बताइएगा आवाज़ कोई बेहतर हुई है? जी सर थोड़ी सी हुई है। सर क्या पूछा था आपने? हाँ ये PID कंट्रोलर के बारे में कोई आइडिया है आपको? जी सर। इसका थोड़ा सा कोई रफली बस बता दें, बेसिक आइडिया के मतलब किस लिए यूज़ होता है, क्या चीज़ सर होती है। इसका ये एक फीडबैक कंट्रोलर के तौर पर होता है। PID से स्टैंड्स होता है कि प्रोपोर्शनल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। ये 3 टेक्निक्स से इंटरप्रेट करता हुआ फीडबैक वापस फीड करता है और इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये PID कंट्रोलर। जी एक्सीलेंट। अच्छा इन्होंने सही बताया, PID कंट्रोलर जो है ये आपका कोई भी सिस्टम होता है उसको स्टेबल करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं या 3 पार्ट्स होते हैं। एक प्रोपोर्शन होता है, एक इंटीग्रल होता है और एक डिफरेंशियल होता है। मतलब तीनों को हम सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं या ट्यून कर सकते हैं अपने सिस्टम को स्टेबल करने के लिए। तो इसमें PID एल्गोरिदम जो होता है इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं। या तो आप प्रोपोर्शनल कंट्रोल बना लें, सिर्फ उसमें प्रोपोर्शन में क्या होगा, सिर्फ गेन होगा, मतलब उसमें सिग्नल को हम सिर्फ एम्पलीफाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास आउटपुट पे सिग्नल कोई काफ़ी माइन्यूट आ रहा है जो मतलब विजिबल नहीं है या उसको मेजर करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम एक प्रोपोर्शन एक एलिमेंट लगा देते हैं, गेन लगा देते हैं सिंपली। वो क्या है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, उसकी जो लेवल है वो बढ़ा देगा। और मज़ीद इसमें प्रोपोर्शन कंट्रोल भी कर सकते हैं या फिर हम PI कर सकते हैं। PI में प्रोपोर्शन और इंटीग्रल 2 चीज़ें यूज़ होगी, तो इन दोनों को हम एडजस्ट करके सिस्टम स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। या फिर अगर आपने मोर अप्रोप्रिएट बनाना है तो आप PID बना लेंगे, उसमें तीनों चीज़ें लगेंगी, प्रोपोर्शन, इंटीग्रेटर और डिफरेंशियल। तो हमने बेसिकली करना क्या है, इन तीनों को हम ट्यून अप करेंगे
कम ज़्यादा करेंगे इनकी वैल्यू को, अनलेस कि हम अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू या आउटपुट जो है वो अचीव कर लेंगे। अच्छा, पीआईडी कंट्रोलर का बेसिकली होता है, ये डिज़ाइन करने के बाद हम इसको प्लांट के साथ कनेक्ट करते हैं और जब तक इसको ट्यून करते हैं जब तक हम अपना जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हमें अचीव नहीं हो जाती। तो बेसिकली ये इंडस्ट्री में तो ऑटोमेटिकली ट्यून अप हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ट्यून कंट्रोलर्स इंडस्ट्री में अवेलेबल होते हैं जो उसको एडजस्ट कर लेते हैं और फिर फाइन ट्यून की ऑप्शन यूज़र के पास होती है कि वो उसको मतलब माइनर से चेंजेस करके उसको फाइन ट्यून कर लेते हैं। लेकिन वो जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो उसको ट्यून करना होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अच्छा, यहाँ मैटलैब में जो हमने प्रीवियस टास्क किए हैं उसमें हमने क्या किया था, जो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट था आपका या सेकंड ऑर्डर सर्किट था, उसमें हमने पहले सर्किट की मॉडलिंग की थी, मतलब किरचॉफ करंट लॉस और वोल्टेज लॉस अप्लाई करके हमने क्या कहते हैं उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हमने उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला था और फिर ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के बाद हमने उसको मैटलैब में प्लॉट किया था। ठीक है, प्लॉटिंग करने के बाद मतलब हमारे पास एक ग्राफ आ गया था, उसको हमने चेक करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए उसको हमने सिमुलिंक में टेस्ट किया था। तो सिमुलिंक में क्या होता है कि आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन का ब्लॉक होता है, उस पर आपको इनपुट देते हैं स्टेप इनपुट, और आउटपुट को आप ऑसिलोस्कोप पे चेक कर लेते हैं। तो आपके पास तकरीबन मोरलेस या कोई प्लॉट जो आपको मिलेगा वो रिजेम्बलेंस रखेगा जो आपको मैटलैब में आपने कमांड्स यूज़ करते हुए प्लॉट किया था। अब इन दो तरीक़ों से आपके पास प्लॉटिंग जो है वो आ गई है, मतलब पहले आपने मैटलैब में प्लॉट किया है, उसके बाद सिमुलिंक पे इसको वेरीफाई किया है। तो थर्ड स्टेप आप ये करते हैं कि जो सर्किट आपने बनाया है उसको आप ब्रेडबोर्ड पे बनाएंगे एज इट इज़, रजिस्टर लगाया, कैपेसिटर लगाया, इंडक्टर लगाया, जो जो चीज़ें आपने सर्किट में लगाई हुई हैं, तो वो फिर उसको फिर आप आर्डिनो के साथ वेरीफाई करेंगे कि आर्डिनो से क्या है, आपको आप इनपुट भी दे सकते हैं और इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं। तो हमने किया ये था कि आर्डिनो को हमने पहले लैपटॉप से इंटरफेस किया था, फिर आर्डिनो से हमें जो 5 वोल्ट मिल रहे होते हैं वो हमने आई थिंक पिन के थ्रू दिए थे, डायरेक्ट नहीं दिए थे, क्योंकि पिन के थ्रू देने से फ़ायदा ये है कि वो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जिस टाइम आप पिन को एक्टिव करेंगे वो 5 वोल्ट मिलेंगे और जब आप पिन को लो कर देंगे तो वो आपको 5 वोल्ट मिलना बंद हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली 5 वोल्ट देंगे तो वो कंटिन्यूसली ब्रेडबोर्ड को 5 वोल्ट मिलते रहेंगे। पिन से आप देंगे डिजिटल पिन से तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह फिर आउटपुट जो आपने ली थी वो एनालॉग पिन से ली थी। तो इसमें हमने किया क्या था, डिजिटल पिन से हमने कनेक्शन दिया था ब्रेडबोर्ड पे सर्किट के स्टार्ट में, और सर्किट जहाँ आपका एंड हो रहा था उसको हमने ग्राउंड कर दिया था उस पर आर्डिनो पे जो ग्राउंड की पिन है। तो ये पाथ आपका कंप्लीट हो गया था, मतलब 5 वोल्ट आर्डिनो से आए थे और फिर वो सर्किट में पूरा सर्कुलेट होके फिर ग्राउंड भी आपका वापस आर्डिनो में चला गया। तो ये सर्किट यूँ कंप्लीट हो गया। अब आपने जो आउटपुट वोल्टेज चेक करना था वो आपने कैपेसिटर के क्रॉस करना था। तो उसमें आपने क्या किया था कि कैपेसिटर का जो अपर टर्मिनल है पॉजिटिव जो होता है वो आपने लगा दिया था एनालॉग पिन पे। तो एनालॉग पिन पे जो भी आपको रिसीव होगा वो समझे आउटपुट है।
और कैपेसिटर अब जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि दोनों टर्मिनल्स पे लगाते हैं मल्टीमीटर, लेकिन इसमें क्या है कि आपका दूसरा एंड ग्राउंड हुआ है पहले से, तो आपको एडिशनल ग्राउंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ जो कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आपने एनालॉग पिन से लगा लेना है, और उस एनालॉग पिन पे आप एक ऑसिलोस्कोप लगा लेंगे तो आपको वेव फॉर्म मिल जाएगी, मतलब उसकी आप प्लॉटिंग इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स आप लोगों को बता देता हूँ, होपफुली आप लोग बाकी इसको पिकअप कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? पिछली 2 लैब्स जो थी उसका प्रोसीजर सबको क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन है अगर तो पूछ लें। पिछली 2 लैब जो हमने की हैं उसमें जो प्रोसीजर हमने फॉलो किए हैं, 3 स्टेप किए थे हमने। मैटलैब पे प्लॉटिंग की है, सिमुलिंक पे की है, और उसको फिर आर्डिनो से वैलिडेट किया है। मतलब मैटलैब पे प्लॉटिंग, सिमुलिंक से वेरीफाई किया है और आर्डिनो से उसको वैलिडेट किया है। इन तीनों स्टेप में किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। इसको वैसे मैंने रिपीट भी कर दिया आप लोगों की आसानी के लिए कि किसी का अगर लेक्चर मिस हो गया था, फिर भी कोई पॉइंट अगर किसी का रह गया तो पूछ लें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो ये पूछना था कि जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर किया उसकी समझ आ गई है, जो हम लोगों ने मैटलैब पे किया और सिमुलिंक पे किया, लेकिन सर जो हार्डवेयर पे किया उसमें हम लोगों ने वो सबसे पहले तो ऐसे किया था ना कि वो सिमुलिंक पैकेजेस वाला वो खोल के वहां से हम लोगों ने एक कॉमन मतलब पल्स जनरेटर लिया था और एक आर्डिनो लिया था जहां से हम लोग अपनी पिन को सिलेक्ट करेंगे। सही है। उसके बाद से जो भी सेटअप होगा मतलब रजिस्टर और कैपेसिटर वगैरह लगा के, अगर हमारे पास आरएल सर्किट है फॉर एग्जांपल, तो रजिस्टर और कैपेसिटर ब्रेडबोर्ड में लगा के, तो जो उसकी पिन नंबर जैसे 13 फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट की है, तो आर्डिनो की पिन नंबर 13 से जो है हम लोग वो रजिस्टर के साथ एक लगाएंगे हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जंपर वायर, और वहां से जो बाद में रजिस्टर के बाद हम लोगों ने कैपेसिटर लगाया, कैपेसिटर का जो ग्राउंड होगा वो हम लोग आर्डिनो को दे देंगे। हाँ सही है, ठीक है, इसी लेकिन तरह सर ही। वो ये पूछना है कि मतलब जब उसके हम लोग उसके सिमुले करेंगे तो वो हम लोग उसका ग्राफ या कुछ ऐसा शो हार्डवेयर पे इसलिए कर रहे हैं ग्राफ वगैरह उसका देखें। नहीं, ग्राफ उसमें ये था ना जो आपने उसमें सिमुलेशन के थ्रू ग्राफ आपके पास आया है ना। सिमुलेशन में तो जारी बात है आप लोग आइडियल कंडीशंस ऑब्जर्व करेंगे कि आपने कंपोनेंट्स लगा दिए हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, उसमें तो ना कोई टॉलरेंस है ना कोई एरर है। अब जो आपने आर्डिनो के थ्रू किया है ना, आर्डिनो में आपने एक्चुअल कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर। अब अगर इसमें रजिस्टर कोई एरर ऑफ़र कर रहा है या कैपेसिटर में कोई प्रॉब्लम है, कोई शॉर्टेज है, कोई लीकेज है, तो वो एरर की वजह से कुछ चेंजिंग आएगी। मतलब आपका जो सिमुलेशन में आपने जो प्लॉटिंग किया ना, जो आप आर्डिनो के साथ करेंगे ना वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा लाजमी तौर पे। तो लेकिन वो इस सर फिर वजह से। उसके लिए जी। हमें वो जो पिन नंबर है उसके आगे हमें स्कोप भी लगाना चाहिए ना जहाँ पे हाँ हमें ग्राफ शो हो। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना। आपने जो है जो कैपेसिटर का सेकंड एंड है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, वो आपने उस उधर एक जंपर लगाया और वो आपने आर्डिनो पे जो ग्राउंड की पिन है उससे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। अब इसका जो आपने जो वोल्टेज मेजर करना होता है वो कैपेसिटर के क्रॉस करना है। ठीक है। मतलब जो आपने आउटपुट वोल्टेज मेजर करना है वो कैपेसिटर के क्रॉस करना है। तो आपने करना क्या है, कैपेसिटर की जो पॉजिटिव पिन है, कैपेसिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब वो उसकी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है उसकी। मतलब जो 2 लेग्स हैं वो उसमें बड़ी लेग वो पॉजिटिव होती है, या उस तरफ जो है एक बैंड भी बना हुआ होता है, रिबन होती है या कोई इस तरह, हमारे पता चल जाता है वो पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ आपका कैपेसिटर का लगा हुआ है ना, वहाँ से आपने एक जंपर लगाना है। उस जंपर को आपने आर्डिनो के किसी एनालॉग पिन पे लगा देना है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये सर के उसकी पॉजिटिव जो टर्मिनल होगा हाँ कैपेसिटर का वहां से हम लोगों ने एनालॉग पिन।
हाँ, वहाँ से आपने जंपर एक कनेक्ट करना है और किसी भी एनालॉग पिन पे आपने लगा देना है। वो A0 से लेके ऑनवर्ड जो होती है ना A5 तक, या अगर मेगा है तो वो उसकी ज़्यादा पिन होती है। इसमें तो 6 होती हैं यूएनओ में, और मेगा में आई थिंक इसमें पता नहीं 12-15 से ज़्यादा ही होती है, 16 होती हैं शायद मेगा में। तो बहरहाल एनालॉग पिन पे लगा देना कोई भी, A0 से लेके A15 तक जितनी भी हैं, या A5 तक हैं। मिसाल के तौर पे A3 पे आपने लगाया है जंपर, तो आपने जो उसका जो मॉडल बनाया है ना सिमुलिंक का, उस मॉडल में आपने एनालॉग पिन वही वाली सेलेक्ट करनी है। अगर A3 पे लगाया तो पिन नंबर 3 सेलेक्ट कर लेने हैं। एनालॉग का ब्लॉक आपने सेलेक्ट करना है और आपने वो उसको क्या कहते हैं, पिन नंबर 3 सेलेक्ट कर लेनी है, और उधर ही आपने पिन नंबर 3 पे एक ऑसिलोस्कोप लगा देनी है। ठीक है। अब क्योंकि आपका क्या कहते हैं, कंप्यूटर से पावर आपकी गई आर्डिनो में, आर्डिनो से पावर गई आपकी ब्रेडबोर्ड में, और ब्रेडबोर्ड से फिर वो वापस रिटर्न हो रही है आर्डिनो में। तो रिज़ल्ट आपका आर्डिनो में वापस आ रहा है। तो आर्डिनो भी आपने सिमुलिंक में लगा देना है ऑसिलोस्कोप। तो जो भी आपका एनालॉग की पिन नंबर 3 पे अपीयर होगा वो आपके पास कंप्यूटर में शो हो जाएगा क्या कहते हैं ऑसिलोस्कोप पे। इसको अगर आप लोगों ने फिज़िकली चेक करना है तो आप ये कर सकते हैं कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस मल्टीमीटर लगा के चेक कर लें, या अगर आप आप लोग आएंगे कैंपस तो आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। कैपेसिटर के अक्रॉस आप ऑसिलोस्कोप लगा लें तो आपको वेव फॉर्म नज़र आएगी। वही वेव फॉर्म जो आपको कंप्यूटर में नज़र आ रही है, वही वेव फॉर्म आप जो ओरिजिनल जो ऑसिलोस्कोप है उसके आप टर्मिनल कैपेसिटर के अक्रॉस लगा दें तो वो आपको वेव फॉर्म ऑसिलोस्कोप पे भी नज़र आ जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन होती है कि जो आप लोग सिमुलेशन पे कर रहे हैं प्रैक्टिकली वो कितना क्लोज़र है, मतलब कितना डेविएट कर रहे हैं, आइडियल वैल्यूज़ जो हैं प्रैक्टिकल वैल्यू से कितना डेविएट कर रहे हैं, उसको चेक करने के लिए फिर हम इसको हार्डवेयर पे टेस्ट करते हैं। तो ये एक दफ़ा वैसे आप लोग करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अगर किसी ने हार्डवेयर पे नहीं किया अभी तक तो वो कोशिश करें कम से कम एक दफ़ा इसको लाजमी करें, या कम से कम जब आप लोग कैंपस पे आ जाएंगे तो एक दफ़ा इसको लाजमी परफॉर्म करें। इतना ज़्यादा टाइम नहीं इस पर लगेगा, क्योंकि आर्डिनो को हमने इंटरफेसिंग करने की एक्टिविटी जो है ये हमने स्टार्टिंग में की थी मिड टर्म से पहले। तो पहला स्टेप तो आपने ये करना है, आर्डिनो को इंटीग्रेट करना है लैपटॉप के साथ, मैटलैब के साथ। मैटलैब के साथ जब आर्डिनो आपका कनेक्ट हो गया उसके बाद आप सर्किट को इजीली हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है या सेकंड ऑर्डर सर्किट है, वो फिर मसला नहीं होना चाहिए आपके लिए। तो आपका जो ये सर जी 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 सर मैंने लैब की थी, जो आपने टास्क किया था वो मैंने परफॉर्म कर लिया। तो वो मैट लैब पे थोड़ा सा वर्क कर रहा था आर्डिनो के जरिए, तो मैंने टाइम नहीं देखा। टाइम ये 12:01 हो गए थे। सर मैंने सबमिट करवानी थी, तो सर वहाँ पर सबमिट का ऑप्शन खत्म हो गया हुआ था। तो सर मैंने आपको मेल कर दी थी, क्या सर आप वो एक्सेप्ट कर लेंगे मेरी वो टास्क? वो मैं बाद में देखूंगा, अभी तो मैंने वो चेक वगैरह की तरफ नहीं, चेकिंग की तरफ नहीं गया। लेकिन ये है कि आप लोग मतलब ड्यू टाइम का ख्याल रखा करें। पिछले सेमेस्टर से मतलब यही प्रोसीजर चल रहा है आप लोगों के लिए तो ना, आपने पिछला सेमेस्टर भी ऑनलाइन अटेंड किया है तो वो इसी तरह ही था कि आपने अपलोड करना होता है टाइम पे। तो अब तो आप लोगों को इस तरह की कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि टाइम ख़त्म हो गया। आप लोग ज़रा मार्जिन रख के काम किया करें ना। आप लास्ट ही सर वो बस थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो मैं बस आखिर में वो परफॉर्म ही कर रहा था। मैं आप लोगों 11 को बजे शुरू हुआ था मैंने परफॉर्म करने के लिए, बाकी सारा काम हाँ, मैंने कवर कर लिया हुआ था। एक हफ़्ते का टाइम आपको इसलिए दिया जाता है कि आप थोड़ा 1-2 दिन का मार्जिन रख के ना उसको, मतलब 7 दिन होते हैं काफ़ी होते हैं, आप मतलब इमीडिएटली ना भी करें तो 3-4 दिन गुजरने के बाद उसको ज़रा देखना शुरू करें तो वो उसमें वो टाइम से पहले हो जाता है। लास्ट आवर में करेंगे तो फिर वो चांस ही होता है कि वो हो जाए अपलोड या ना हो, वो फिर चांस भी होता है, क्योंकि उसमें ज़ाहिर बात है आप करने बैठे हैं, उसमें हो सकता है आर्डिनो कनेक्ट ना हो लैपटॉप के साथ, या कभी इंटरनेट का इशू भी हो सकता है, कोई कोई और लैपटॉप की बैटरी भी ख़त्म हो सकती है, कोई ना कोई लास्ट आवर में तो इशू हो सकता है। तो बहरहाल ये अभी मैंने
चेक करूँगा तो उस टाइम देखूँगा क्या करना है, क्योंकि अभी पैरेलल में और काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, दूसरा सेक्शन भी एक चल रहा है, तो अभी उसकी ज़ाहिर बात है ग्रेडिंग वगैरह पहले करनी पड़ेगी आप लोगों से, तो उसके बाद फिर मैं देखूँगा क्या करना है, कंपनसेशन करनी है जो भी है। बहरहाल अस्सलामुअलैकुम आप सर। जी वालेकुम ठीक है सलाम। सर। सर मैंने ना कोई फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि वो मिड्स की तैयारी भी कर रहे हैं हम शायद इस वजह से, हम्म। वरना मैं लेट नहीं होता, जिस दिन होती उसी दिन करके दे देता हूँ, लेकिन इस लेकिन बार थोड़ा सा ये मुझसे हो गई। वो ये है कि आपकी तकरीबन ये 13 लैब्स हो गई हैं, किसी के अगर एक आध मिस भी हो गई ना तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने डिवाइड इसलिए किया हुआ है कि वो एक एक दो दो नंबर होते हैं। अब अगर किसी की मिस हो भी जाती है एक आध, मतलब रेगुलर वो करवा रहा है, कोई एक आध मिस हो गया तो उसका ओवरऑल इतना इफेक्ट नहीं होगा, वो मतलब लैब रिपोर्ट की मार्किंग में कवर हो जाना है, या जो आपने आके परफॉर्मेंस दिखानी है, वाइवा देना है, वो उसमें कंपनसेट हो जाना है, इतना इफेक्ट नहीं होगा उसका अगर एक आध लैब की बात है तो। सर मैंने फर्स्ट ऑर्डर सर्किट की ना वैलिडेशन की थी आर्डिनो के थ्रू स्कोप लगा के ना, तो वो तो वैलिडेट हो गया था। तो सर जो सही। सेकंड ऑर्डर था ना, इसकी ना आर्डिनो पे जो कॉन्फ़िगरेशन करनी थी ब्रेडबोर्ड पे, सर इसकी मुझे समझ नहीं आई, ये कैसे करना है? सर ये एक दफा रिपीट कर। हाँ, सेकंड ऑर्डर के लिए आपने जो है ना रजिस्टर के साथ आपने इंडक्टर भी लगाया था और कैपेसिटर भी लगाया था, ठीक है। जी सर। आपने ब्रेड बोर्ड पे ना सीरीज़ में लगा दिया, पहले रजिस्टर लगाया, फिर आपने इंडक्टर लगा दिया और फिर आपने कैपेसिटर लगा दिया। अब वोल्टेज जो है वो आपने कैपेसिटर के क्रॉस मेजर करना है, तो इसमें आपने करना उसी तरीके से था जिस तरह फर्स्ट ऑर्डर था। आपने क्या कहते हैं, जो सिमुलिंक लाइब्रेरी ओपन की, उसमें आपने न्यू मॉडल बनाया। न्यू मॉडल में आपने क्या किया होगा कि क्या कहते हैं, एक आपने डिजिटल पिन का ब्लॉक जो था वो इंपोर्ट किया होगा, एक आपने एनालॉग यस पिन सर। का ब्लॉक इंपोर्ट किया होगा, एक आपने गेन कर लिया होगा अगर सिग्नल मतलब विजिबल नहीं होगा, और गेन भी हाँ कर लेते हैं, वो जो आपकी न्यूमिनेटर में जो होता है ना वो फिर आप गेन में लिख देते हैं। और इसके अलावा क्या इंपोर्ट किया था, स्टेप इनपुट भी इंपोर्ट की थी, और ऑसिलोस्कोप, ये 4-5 कंपोनेंट्स आपने इंपोर्ट किए होंगे। अब इसमें आपने क्या किया था कि जो स्टेप इनपुट है वो आप किसको दे रहे हैं, डिजिटल पिन को दे रहे हैं, यस सर। और डिजिटल पिन से आपने जंपर निकाल के ब्रेड बोर्ड पे जो रजिस्टर जहाँ लगा हुआ है, रजिस्टर का जो फर्स्ट एंड है, रजिस्टर की जो लेफ़्ट साइड है वहाँ आपने जंपर लगा दिया है। मतलब सर्किट आपका जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ आपने जंपर लगा दिया है डिजिटल पिन से, इसी तरह किया था। ये सर अब समझ आ गया। वो पहले मुझे ना पता नहीं चल रहा था कि वो कैपेसिटर और इंडक्टर क्या वो इसके हाँ रजिस्टर के साथ सीरीज में लगाना है। सर अब समझ आ गया, क्योंकि जो है ना हाँ, बस ठीक है, कैपेसिटर रजिस्टर की का सेकंड पिन है, सेकंड पिन से आपने हाँ इंडक्टर लगा लिया, इंडक्टर की सेकंड पिन है वहाँ से आपने कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। कैपेसिटर की दूसरी पिन जो है वो आपने वहाँ से जंपर लगा के ग्राउंड कर देना है, मतलब वापस आर्डिनो में जंपर लगा देना यस सर। है ग्राउंड, ठीक है। कैपेसिटर की जो पॉजिटिव पिन है ना, मतलब डेट विल बी द पॉइंट वेयर कैपेसिटर एंड इंडक्टर इंटरसेक्ट, मतलब रजिस्टर जो मीट करे। नहीं रजिस्टर इंडक्टर होगा वो आरएलसी में ना, इंडक्टर जी की जी बिल्कुल सेकंड ठीक। लेग और कैपेसिटर की फर्स्ट लेग जो है, ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ से आपने जंपर निकाल के आर्डिनो की एनालॉग पिन पे लगा देना है, और उस एनालॉग पिन का जो ब्लॉक है उस पर आपने ऑसिलोस्कोप भी लगा देनी है। तो आपके पास जब लेकिन पहले आपने आर्डिनो को इंटीग्रेट कर लेना, आर्डिनो आपका प्रॉपरली मतलब चल रहा होना चाहिए, क्योंकि वो फिर मसले होते हैं। फिर आप उसे रन करेंगे तो आपके पास ऑसिलोस्कोप पे वेव फॉर्म आएगी, जो रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर की जो वैल्यूज़ आपने सेलेक्ट की होंगी ना उसके मुताबिक होंगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो एक्चुअल वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है, जो आपके पास अवेलेबल हैं रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर, वही वैल्यूज़ आपने सिमुलेशन में यूज़ करनी है, ताकि वो आप उसको मैच कर सकें कि कितना डिफरेंस आ रहा है उसमें। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसको एक आध दफ़ा कीजिएगा प्रैक्टिस। अच्छा, पीआईडी में यही चीज़ है जो आपने सेकंड ऑर्डर सर्किट बनाया आरएलसी, समझे, पीआईडी में यही आरएलसी सर्किट आपने बनाना है। उसमें करना क्या है, आपने पीआईडी एल्गोरिदम है वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। इसकी जेनेरिक इक्वेशन जो है वो आपको मिल जाएगी, वो इस तरह की होती है।
आप लोग, अच्छा ये आप लोग ज़रा ध्यान में रखें, 10 बजे आप लोगों का क्विज़ है, तो वो हम कोशिश करेंगे 5 मिनट पहले मैं आपको छोड़ दूंगा, तो वो आप लोगों ने अटेंटिव रहना कि वो पोस्ट में आपको विजिबल होगा और वो 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, तो आप लोगों ने उसको 10 बजे अटैम्प्ट करना है लाजमी। अच्छा, ये पीआईडी कंट्रोलर में क्या होता है, एक आपका प्रोपोर्शनल का गेन है, ठीक है, जो इनपुट वोल्टेज से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक आपका इंटीग्रल का गेन है, ठीक है, इंटीग्रल का गेन है, उसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज का इंटीग्रल लिया जा रहा है, तीसरा आपका डिफरेंशियल का गेन है, डिफरेंशियल का गेन है, और साथ में क्या है, जो इनपुट वोल्टेज है उसका, उसकी डिफ्रेंसिएशन हो रही है। मतलब प्रोपोर्शन में सिंपली क्या है, आपका इनपुट वोल्टेज जो है वो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इंटीग्रल में क्या हो रहा है कि आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो इंटीग्रल होके किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपका जो डिफरेंशियल है उसमें इनपुट वोल्टेज डिफरेंशियल होने के बाद किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, ये तीनों मिलके पीआईडी कंट्रोलर बन जाती हैं। इसमें हम ये केपी, केआई और केडी, इन तीन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे एंड पे होती हैं, कंट्रोलर्स होते हैं, हम इनकी वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करके फाइन ट्यून करके अपने सिस्टम को ऑप्टिमल बना लेते हैं, मतलब उसका एरर जो है वो रिमूव कर लेते हैं या मिनिमाइज़ कर लेते हैं। इसकी अगर थोड़ी रफली सी बनाई जाए सर्किट डायग्राम या स्कीमेटिक, तो वो कुछ इस तरह की देखें बनेगी, इसको थोड़ा फॉलो करें ज़रा। ये देखें, ये हमने इनपुट दी है, स्टेप इनपुट, स्टेप इनपुट है, ये टॉप पे देखें, ये आपका इंटीग्रेटर लगा हुआ है, और इंटीग्रेटर के साथ मतलब ये देखें, ये आपकी इनपुट वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज आगे जाके पहले इंटीग्रेटर में जा रहा है, ठीक है, ये केपी सिंपल कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इसमें जा रहा है, और ये फिर डिफरेंशियल में जा रहा है। इंटीग्रेट होने के बाद ये के आई जो फैक्टर है जो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं सेट, वो है के पी में सिंपली मल्टीप्लाई फैक्टर है, सिंपल कोई चीज़ आप मल्टीप्लाई करेंगे और सिग्नल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और डिफरेंशियल में क्या है कि वो इनपुट का डेरिवेटिव लेने के बाद किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये तीनों जो हैं ये ऐड होके ये आपकी आउटपुट मिल रही है। अब इसमें हम करते क्या है, सिस्टम को ऑप्टिमल बनाने के लिए कभी होता है प्रोपोर्शन की, पहले सबसे पहले इसमें होता ये है कि प्रोपोर्शन की वैल्यू जो है हम इसको बढ़ा देते हैं, इसमें इनिशियली करते ये हैं कि हम प्रोपोर्शन की जो वैल्यू है इसको हम बढ़ाते हैं जब तक कि हमें फ़ास्ट रिस्पांस नहीं मिलता, ठीक है, हमें जब फास्ट रिस्पांस मिलता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऑक्सीलेशंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, उन ऑक्सीलेशंस को हम कम करने के लिए इंटीग्रेटर की वैल्यू को बढ़ाते हैं फिर, ठीक है, इंटीग्रेटर की वैल्यू हम वहाँ तक बढ़ाएंगे कि आपकी जो ओवरशूट्स हैं वो मिनिमाइज़ हो जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोपोर्शन को सेट करना है, फिर इंटीग्रेटर को सेट करना है, और लास्ट में फिर आपने डेरिवेटिव को सेट करना है, ठीक है। डेरिवेटिव को जब आप सेट करेंगे तो ये ओवरशूट्स जो हैं उसको कम कर देगी और उसका गेन जो है वो बढ़ा देगी, और सिस्टम जो है वो मोर स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन डेरिवेटिव बढ़ाने से क्या होगा, सिस्टम जो है वो मोर सेंसिटिव हो जाएगा, मोर सेंसिटिव टू नॉइज़, मतलब ज़रा सी भी नॉइज़ आएगी तो सिस्टम आपका फ्लक्चुएट करना शुरू कर जाएगा। तो ये यूँ समझ लें ट्रायल एंड एरर मेथड होता है कि आप ये इसको डिफरेंट वैल्यू टेस्ट करके आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो ऑप्टिमल होगी। तो इसमें डिफरेंट रेंज जो है, नॉर्मली होता ये है कि जो प्रोपोर्शन के लिए आप वैल्यूज़ जो हैं वो समझने 0 से लेके 12 तक यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर इंटीग्रेट के लिए जो आप वैल्यूज़
ट्राई करते हैं वो 0 से लेके 100 तक करते हैं कि मतलब जब ओवरशूट जो है वो कम हो जाए। उसके बाद डिफरेंशियल क्योंकि ये मेन जो आप ट्यून कर रहे होते हैं वो प्रोपोर्शन और इंटीग्रेटर से कर रहे होते हैं। डिफरेंशियल से फिर जो माइनर चेंजेस रह जाती हैं वो माइनर सा बस ट्यून करना पड़ता है, तो इसके लिए फिर आपको पॉइंट्स में इसको वेरिएट करना होगा, मतलब 0.01 कि मैक्सिमम आपने इसको 1 तक चेंज करेंगे। मतलब ये डिफरेंशियल की वैल्यू आपने पॉइंटों में चेंज करनी है, पॉइंट्स में चेंज करनी है। ये प्रोपोर्शन इंटीग्रल जो है मेन इसी से ट्यून अप करना होता है सिस्टम। तो इस तरह ये सिस्टम जो है ये आपने इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से या ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको स्टेबल करना होता है। पीआईडी कंट्रोलर जो है ये आप मैटलैब में भी इसको क्विकली मैं दिखा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, ये आपने जो पीआईडी कंट्रोलर इम्प्लीमेंट करना है ये आपने ओपन लूप में भी करना है, क्लोज लूप में भी करना है। जैसे आपने सेकंड ऑर्डर सर्किट किया था, ओपन लूप में क्या होता है कि आउटपुट से कोई फीडबैक एलिमेंट नहीं होता, आप उसी तरीके से ऑसिलोस्कोप पे देखते हैं। क्लोज लूप में सिंपली क्या है, जो आपके पास आउटपुट आ रही है, जैसे ये आप देखें ये क्लोज लूप आपका सिस्टम है। ये ओपन लूप में आपने क्या करना है, ये फीडबैक नहीं लगानी, ये जो फीडबैक पाथ है ये आपने नहीं लगाना। ओपन लूप पहले चेक करना है, और क्लोज लूप में सिंपल आपने आउटपुट से कनेक्शन जो है वो समर के थ्रू इनपुट में दे लेना है। तो ये आपका क्लोज लूप सिस्टम बन जाएगा। दोनों रिस्पॉन्स जो है वो आपने चेक करने हैं कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। क्लोज लूप जो होता है वो मोर कंट्रोलेबल होता है, उसमें आप आउटपुट जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जितना वो डेविएट कर रही है डिज़ायर्ड वैल्यू से या सेट पॉइंट से उतना आप उसको क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को है तो पूछ लें। प्रोपोगेशन से पहले जब ब्लॉग इंपोर्ट किया है फिर इसका नाम क्या है? लेफ़्ट साइड पे, यस। लेफ़्ट साइड पे ये स्टेप इनपुट है, इसके बाद ये समर है, ये इंटीग्रेटर है, ये प्रोपोर्शनल गेन है, ये डेरिवेटिव है, और ये भी आपका डिफरेंशियल गेन है, ये इंटीग्रल गेन है, ये आपका ये भी समर है। ये इसको एक मैटलैब की मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ये मैटलैब पे ज़रा देख लें। मैटलैब आप स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी, मैटलैब शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। इसमें आपने सिंपली एक लाइब्रेरी जो है वो ओपन करनी है। स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। सर क्विज के 15 मिनट नहीं हो सकते? नहीं, आप 10 मिनट का, क्योंकि वो इतना लेंथी नहीं, मल्टीपल चॉइस होनी है, तो वो आपका वैसे तो किसे आता है, या वो 5 मिनट भी काफ़ी होते हैं। मल्टीपल चॉइस आपने वो ऑप्शन दी भी होंगी, उसको बस आपने सेलेक्ट ही करना है, तो 10 मिनट्स एनफ होंगे। सर टोटल एमसीक्यूज कितने होंगे? टोटल 10 से 15 के दरमियान ही होने, 15 नहीं होंगे, उससे कम ही होंगे, पर उसके अंदर सर हो वो तो जाएंगे। पीडीएफ फाइल लाके फिर अपलोड करने में भी तो टाइम लगता है, इससे नहीं नहीं, 15 मिनट कर दीजिएगा आप। वो अपलोड नहीं करना आपने सिर्फ
ऑप्शन को टिक करके सबमिट करवा देना है। लास्ट टाइम आपने वो डेमो अटेंड किया था, जी डेमो जो है उसमें यही था जी ना कि सर, आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और सबमिट करवा देना है, उसमें टाइम ही लगेगा ज़्यादा। अच्छा ये आप देख लें ज़रा क्विकली, ये आपने सिमुलिंक लाइब्रेरी जो है ये ओपन की है ब्राउज़र, सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र, इसमें आपने न्यू मॉडल पे क्लिक किया है। ठीक है, न्यू मॉडल पे क्लिक करने के बाद अब हमने क्या कहते हैं आर्डिनो के कंपोनेंट्स चाहिए, तो यहाँ आप लाइब्रेरी में देखें सिमुलिंक पैकेज फॉर आर्डिनो, ये आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा। अच्छा ये वॉइस इको पे आ रही है, ये माइक आप लोग म्यूट रखें। क्वेश्चन जिसे करना वो माइक ओपन कर लिया करें। अच्छा इसमें जो आपको सर्किट दिखाया था उसके लिए हमने क्या किया था पहले, अच्छा वो इनपुट पहले तो लेनी चाहिए थी। नॉर्मली सिमुलिंक में करते ही हैं कि सोर्सेज में जाके इनपुट आप कोई लेते हैं, इनपुट हमें चाहिए स्टेप, ये स्टेप इनपुट सोर्सेज में से मिल जाएगी आपको। ठीक है, और इसके अलावा हमें जो इनपुट देनी है ब्रेड बोर्ड पे, बल्कि आउटपुट हमें किस पे चाहिए, ऑसिलोस्कोप पे। सिंक्स में जाएं, यहाँ से स्कोप इंपोर्ट कर लें। ठीक है, अब आर्डिनो की चीज़ें चाहिए हमें, बल्कि ये गेन भी चाहिए। चलिए पहले आर्डिनो की सपोर्ट पैकेज फॉर आर्डिनो में जाएं, यहाँ कॉमन। अब हमें एक डिजिटल पिन चाहिए, डिजिटल आउटपुट चाहिए, मतलब डिजिटल पिन से जो आउटपुट आएगी वो हमने आर्डिनो को देनी है, वो सॉरी ब्रेड बोर्ड पे देनी है। एक डिजिटल पिन आ गई। डिजिटल इनपुट भी होती है, आउटपुट भी होती है, आप लोगों ने आउटपुट वाली पिन लेनी है क्योंकि हमने यहाँ से आउटपुट जो आएगी वो हमने ब्रेड बोर्ड पे कनेक्ट करनी है। इसके अलावा जो हमने ऑसिलोस्कोप जो चेक करना है वो हमने एनालॉग पिन से चेक करना है, एनालॉग पिन ये रही। ठीक है, एनालॉग इनपुट वाली पिन जो है ये कर लें एक इम्पोर्ट। ठीक हो गया। अच्छा अब स्टेप इनपुट आपकी जा रही है पिन नंबर 9 में। ठीक है, पिन नंबर 9 से आपने जंपर निकालना है, और ये मास्किंग के लिए शायद हुआ है। अच्छा पिन नंबर 9 से आपने जंपर निकाल के ब्रेडबोर्ड पर लगा दिया, फिर ब्रेडबोर्ड पर रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर लगाया, कैपेसिटर की सेकंड लगा आपने आर्डिनो की लगा दी ग्राउंड वाली पिन पे। ठीक है, ये कनेक्शन आपका कंप्लीट हो गया, इसको आपने यहीं छोड़ देना है। अब सेकंड आपकी जो आपने क्या किया था, कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन से जंपर निकाल के एनालॉग पिन पे लगा दिया। अब एनालॉग पिन पे आपको आउटपुट मिलनी है, तो ये आप ऑसिलोस्कोप पे लगा दें डायरेक्टली, या आपका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसके न्यूमरेटर में जो आ रहा है वो आप उसका गेन भी बीच में लगा सकते हैं। गेन आपको मिलेगा कॉमन में मिल जाएगा शायद, ये रहा कॉमन में देख लें, गेन आपको ये मिल जाएगा। ये गेन इस तरह, ये आपका कंप्लीट सर्किट एक तरह से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये सर्किट हो जाएगा। ये आपका मतलब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो आपने सर्किट बनाया था ये इस तरह की फॉर्म में होगा। बाकी आपने जब आपने आर्डिनो लगाया हुआ होगा, पहले आपने टूल्स में जाके उसको रन ऑन टारगेट करके प्रिपेयर टू रन करके बोर्ड सेलेक्ट करना है, उसको ऑटोमेटिकली बोर्ड सेलेक्ट कर लें, या फिर आप अगर ऑटोमेटिकली नहीं हो रही तो उसमें क्या किया था, डिवाइस मैनेजर में जाके उसकी कॉम पोर्ट देखें कौन सी है, और वो पोर्ट का नंबर जो है 3 4 जो भी है वो आप उसमें पोर्ट नंबर मेंशन कर देंगे, और फिर यहाँ से आप रन कर देंगे। अभी मैंने आर्डिनो नहीं कनेक्ट किया इसलिए चलेगा नहीं, ये इस तरह हो जाएगा। अच्छा अभी जो आपने पीआईडी कंट्रोलर बनाया उसके लिए पीआईडी का जो है डायरेक्ट ब्लॉक भी इसमें अवेलेबल होता है।
ये देखें, कंटिन्यूस में जाएं और ये आपके पास PID कंट्रोलर का जो ब्लॉक है वो आपके पास अवेलेबल है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने इक्वेशन का इसमें आपने जो इक्वेशन ड्राइव कर लिया है उसमें आपको तीनों गेन्स का पता होना चाहिए, प्रोपोर्शन, इंटीग्रल, डेरिवेटिव। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव हमें लास्ट में करना है, पहले हम प्रोपोर्शन इंटीग्रल को चेंज करेंगे गेन को, और उसके बाद लास्ट में डेरिवेटिव को करेंगे। तो इसमें हमने सिंपली जो है इक्वेशन ड्राइव करके, वो जो आपको इक्वेशन दिखाई थी, ये जो इक्वेशन थी, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के इस तरह KP, KI और KT की फॉर्म में इक्वेशन ले आनी है, और फिर आपने यहाँ से आप ये सिर्फ इसके गेन फैक्टर जो है वो चेंज करेंगे, और इसको सिंपली आप स्टेप इनपुट देंगे और इस ऑसिलोस्कोप पे आउटपुट चेक कर लेंगे सिर्फ गेन फैक्टर चेंज करके। ये यूँ समझ लें कि ये जो आपका दिया हुआ है ना यहाँ इतना बड़ा सर्किट, ये इस पूरे सर्किट को ये एक ब्लॉक जो है ये रिप्लेस कर रहा है। इस मतलब ये इसमें KI भी है, KP भी है और KT भी है, तीनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें सम अप होके आ रही हैं। इसका अल्टरनेट अगर आपने करना है तो उसके लिए फिर आपके पास ये अलग अलग चीज़ें अवेलेबल होंगी। अब ये उसके लिए फिर अलग से बनाना है तो ये डेरिवेटिव आपको अलग से इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। इंटीग्रल आपको अलग से इंपोर्ट करना होगा, और इंटीग्रल के बाद दरमियान में प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन गेन सिंपल जो है वो गेन ही होता है, वो लगाएंगे। इनपुट जो है वो इन तीनों में जाएगी, ठीक है। और ये गेन सिंपल है, यूँ समझ लें अभी इंटीग्रल गेन, अब ये एक सिंपल गेन है, इंटीग्रल लेने के बाद भी गेन होगा और डेरिवेटिव लेने के बाद भी गेन होगा, ये हो जाएगा। और फिर अच्छा, और क्या समर लगाना है, स्टेप इनपुट, और समर भी आपको ये रहा, कहाँ से मिलेगा, कॉमनली यूज्ड ब्लॉक्स में आपको ये समर भी मिल जाएगा। समर लगा देंगे, समर से पहले स्टेप इनपुट होगी, तो इस तरह करके आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, सैचुरेशन का जो ब्लॉक है, अच्छा ये सैचुरेशन का भी आप ये ऑसिलोस्कोप से पहले यूज़ कर सकते हैं, इसमें ये अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू को लिमिट कर देगा। इस तरह मतलब दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं कि या आप PID कंट्रोलर का ब्लॉक यूज़ कर लें, या फिर आप ये अलग अलग करके इनके गेन जो है उनको फाइन ट्यून कर लें। ठीक है, इसमें ये है कि ज़्यादातर काम आपका जो है थ्योरेटिकली है इसमें, क्योंकि आपने इक्वेशंस जो हैं वो थ्योरेटिकली ड्राइव करनी है, और उसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो आपने थ्योरेटिकली ड्राइव करना है, और उसके ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यूज़ जो हैं वो आपने यहाँ पुट करनी है सिर्फ। तो ये मतलब यहाँ मैटलैब पे या सिमुलिंक पे करने से पहले आपका थ्योरेटिकल वर्क होगा, तो थ्योरेटिकली इसकी इक्वेशन सारी ड्राइव करके फिर आप यहाँ
उसकी वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने अभी तो आप लोग उसकी क्विज़ का फिर वेट कर लें। एग्जैक्ट 10 o'clock आप लोगों को विजिबल हो जाएगा, तो वो आप लोगों ने टाइमली उसको सबमिट करवाना है। तो ये आपका समझिए होमवर्क टास्क है। ये आप लोगों ने कोई सा भी RLC सर्किट बनाना है, या बेशक पिछला सर्किट जो आपने किया है उसी पे इम्प्लीमेंट कर ले। उस पर आपने PID कंट्रोलर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, PID कंट्रोलर जो है डिज़ाइन करना है उसका। सर वो वाली जो इक्वेशंस हैं RLC जो हम लोगों ने लास्ट टाइम फॉर एग्जांपल पढ़ी है, उसको हम PID में ये वाली जो आपने इक्वेशन गिवन है, जो आपने वो वर्ड फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट पे, सर उस पर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, वो जो आपकी ये वाली क्वेश्चन है KP KI और KD, यस सर। इसमें ये होगा कि अगर आप ये वाला सर्किट देखें, इसमें ये आपका वही ट्रांसफ़र फंक्शन है जो आपकी RLC सर्किट का है। ये मतलब पीछे से तो आपका गेन आ रहा है ना, ये KP KI और KD, इसको आप फाइन ट्यून कर रहे हैं, ठीक है। ये गेन एडजस्ट होने के बाद आपका वो उसी ट्रांसफ़र फंक्शन में जा रहा है। तो ये आगे आपने ट्रांसफ़र फंक्शन लगाना है वही। ये आपका ट्रांसफ़र फंक्शन का ब्लॉक है RLC नेटवर्क। तो ये गेन आपने एडजस्ट करने के बाद आगे ट्रांसफ़र फंक्शन का ब्लॉक लगाना है। तो ये आपका वही होगा जो आपने RLC सर्किट में पिछली लैब में किया है, या आपने कोई अगर डिफरेंट सर्किट यूज़ किया है तो उसका जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन आएगा वो आपने यहाँ लिख देना है। और ये वैल्यूज़ जो हैं ये आपने गेन की वैल्यूज़ चेंज करनी है अनलेस कि आपको ऑप्टिमल रिज़ल्ट मिल जाए। इसमें RLC के लिए ये लेकिन चेक करना पड़ेगा, अगर कोई अलग से ब्लॉक है तो वो यूज़ कर लें, वरना ट्रांसफ़र फंक्शन वाला ब्लॉक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन का तो ये है। RLC का अलग से आई डोंट नो कि है या नहीं, अगर अलग से हो तो वो कर सकते हैं, वरना ये ट्रांसफ़र फंक्शन वाला ब्लॉक तो है ही। हाँ, इसी तरह मेरे ख्याल से होगा, अलग से RLC का कोई ब्लॉक नहीं है। चेक कर लीजिएगा इसको, RLC का अलग से कोई ब्लॉक मिलता है स्पेसिफिकली तो वो यूज़ कर लें, वरना ट्रांसफ़र फंक्शन का ब्लॉक आप लोगों के पास है अवेलेबल। तो आपने क्या करना है, ट्रांसफ़र फंक्शन थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ जो हैं उस ब्लॉक में एंटर कर देना है। और उससे पहले आप या तो ये PID कंट्रोलर का ब्लॉक लगा लें, मॉडल में PID कंट्रोलर का ब्लॉक लगा लें, या फिर इंटीग्रल, डिफरेंशियल और प्रोपोर्शन गेन ये आप लगा लें। दोनों इक्विवेलेंट है, ये तीनों चीज़ें लगा लें अलग अलग, या एक PID का ब्लॉक लगा लें। और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका ट्रांसफ़र फंक्शन का ब्लॉक आ जाएगा। मतलब ये कर क्या रहा है कि आपने आपका जो RLC सर्किट है जो अनस्टेबल हो सकता है उसको सिंपली ये कंट्रोल कर रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने PID जो है ये एक्स्ट्रा सर्किट लगाया है। तो ये यूँ समझ लें पिछला जो आपका काम था उसमें ये एक थोड़ी सी एडिशन है। तो ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, होपफुली इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे। वरना हम कोशिश करेंगे कि जब आप लोग आएंगे इधर तो एक सेशन इस पर रख लेंगे बेशक हार्डवेयर का ना, लेकिन ये होपफुली हो जाएगा आप लोगों से, इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्लियर है कोई इसमें यस थोड़ा सर, बहुत? कुछ हद तक समझ आ गया, बाकी हाँ, ट्राई करें। इसको ट्राई कीजिएगा, जितना समझ आ जाए ठीक है। बाकी हम कोशिश करेंगे इसको जब आप लोग आएंगे कैंपस इस पर थोड़ा सा और टाइम दे लेंगे, ठीक है। चलें ठीक है, मेरे ख्याल से क्विज़ आपको विजिबल होने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर योर क्विज़, गुड लक। तो मैं यहाँ से